हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है एक और वीडियो में मेरे बाबा मैथ्स वाला पर। और एक वीडियो ये आपका है इंटरमीडिएट का क्लास 12 का मैथ्स पेपर जो बिहार बोर्ड का हुआ है। तो बिहार बोर्ड का जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और उस पेपर में जो टर्म 2 से रिलेटेड सिलेबस हैं उसके क्वेश्चंस को ही केवल हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम केवल टर्म 2 के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना। तो टर्म 2 का जो भी आपका क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सिलेबस है बनाया गया है, जो सीबीएसई ने दिया है, उसी के क्वेश्चंस को केवल सॉल्व करेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है उसे हम लोग इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। तो बी केयरफुल होकर के टर्म 2 के बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर सेम लोग पेपर सेट करते हो सीबीएसई का या और बिहार बोर्ड का, तो कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन जरूर होंगे। तो बी केयरफुल होकर के ये सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं 1 बाई 1। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 10 और dx, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 1। इसमें आप एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए। पहले तो आई मानिए और प्रॉपर्टी आप ये लगाइए कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन अगर 0 to a रहता है और अगर ये fx dx रहता है तो इसका इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to a और f ऑफ ये जो x है ना, उस x को रिप्लेस कर दिया जाता है a माइनस एक्स से। जहाँ भी x होगा फंक्शन में, जहाँ भी x होगा उसके जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए x को a माइनस एक्स से, आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। प्रॉपर्टी है ये बेसिकली, ये 0 to 1 रहेगा और x जो यहाँ दिख रहा है वो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये जो x दिख रहा है तो ये ब्रैकेट दें 1 माइनस, फिर x है तो फिर आप 1 माइनस एक्स लिखें, क्योंकि जहाँ भी x नज़र आएगा वहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स लिखना होगा। और इसका होल पावर 10 है तो ये होल पावर 10 हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी कि x का पावर सिंपल सा 10 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यानी कि आपका इंटीग्रेशन आ चुका है इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और इधर x का पावर 10। अब एक बेसिकली कितना ईजी इंटीग्रेशन हो गया। अब बारी बारी से ये जो x का पावर 10 है उसको इस ब्रैकेट में डालिए तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 10 dx, फिर माइनस इसमें जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 1 है, यहाँ पे 10 है तो x का पावर 11, और बारी बारी से दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x का पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x का पावर 11 बाई 11 माइनस x का पावर 11 का हो जाएगा x का पावर 12 बाई 12, और कहाँ से कहाँ तक, तो आपको डालना होगा 0 से लेके 10 तक। तो अब जब 0 से 1 तक, 10 तक नहीं बल्कि 1 तक। अब देखिए अगर आप इसमें 1 डालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 11, क्योंकि 1 का पावर 11 1 ही होगा, फिर माइनस यहाँ पे डालेंगे तो ये 1 बाई 12 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब देखिए क्या होगा आगे हो जाएगा आपका 1 बाई 11 माइनस 1 बाई 12, है ना। 1 बाई 11 माइनस 1 बाई 12, तो एलसीएम ले लीजिए आप। तो 11 और 12 का एलसीएम 11 इंटू 12 भी होगा, है ना। अब यहाँ पे आप 11 से 11 कट जाएगा तो ये 12 और माइनस फिर से 11, यानी कि आपका हो गया 1 बाई, अब 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 1 13, तो 1 बाई 132। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कि आपका ए ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर 3 बाई रूट अंडर 77 माइनस 2 बाई रूट अंडर 77 और x, देन वैल्यू ऑफ x। यानी कि आप जानते होंगे कि डायरेक्शन कोसाइन में जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग l मानते हैं। तो l का वैल्यू हमें ये दिया है ये, फिर आपका m होता है तो m का वैल्यू आपका माइनस 2 बाई रूट अंडर 77 है, और उसी तरह से n का वैल्यू आपका x है। और आप ये भी जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर्स होते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है। तो आप l की जगह पे ये डाल दें 3 बाई रूट अंडर 77 का स्क्वायर, फिर प्लस m स्क्वायर की जगह पे आप क्या डाल दें माइनस 2 बाई रूट अंडर 77 का स्क्वायर, और प्लस n स्क्वायर की जगह पे आप x स्क्वायर डाल लें और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 बाई 77, क्योंकि रूट केवल हट जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 77 और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एलसीएम सेम है तो आप सिंपल ऊपर को जोड़ सकते हैं। तो 9 और 4 13 हुआ, और 13 बाई 77 को आप आरएचएस में भेज दीजिए। तो x स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस क्या हो जाएगा 13 बाई 77। तो बाई 1 करके आप एलसीएम अगर लेते हैं तो आपका 77 होगा, और ये 1 जो होगा अब 77 हो जाएगा, और माइनस 13
तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू 64/77 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर ये आया है तो एक्स का वैल्यू आपका √64/77 आएगा, जो कि ऊपर से तो सिंपल 8 बाहर हो जाएगा, लेकिन नीचे हमारा रह जाएगा √77। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सीधा दिख रहा है 8/√77। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है कि ये एसटीपी पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी का मतलब होता है कि आप ए बी सी का क्या ले लें, एसटीपी। और एसटीपी लेने का तरीका क्या है कि आपको लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो ये भी कुछ वेक्टर ऐसा ही है। इसमें क्या होगा कि ये पूरा ए वेक्टर की तरह काम करेगा आपका, ये पूरा क्या होगा ए वेक्टर की तरह, ये आपका बी और ये आपका सी। तो आपको भी मालूम होगा कि ए वेक्टर का जितने भी कंपोनेंट हैं उसे हम लोग इस कतार में रखेंगे, फिर बी वेक्टर जो है आपका ये इसको इस कतार में रखेंगे, और सी वेक्टर का जो कंपोनेंट है इसको इस कतार में रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला वेक्टर जो दिख रहा है उसमें हमारा 1 है 1 है और 1 है। इसमें देखिए 1 -1 और 1, तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 1 2 और -1 है, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये -1 हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, हमें ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे ये वाला, और इसको ढक देंगे पूरी तरह से। तो ये -1 का -1 में होगा तो 1, फिर -1 का 2 में होगा तो 1 2 जा 2, ये हो गया। फिर आपका -1 यहाँ पे जब आएंगे तो हम लिखेंगे -1, और इसके ब्रैकेट में जब होगा तो इसको घेरेंगे, इसको घेरेंगे। तो 1 का इस -1 में होगा तो फिर से -1, फिर इस 1 का इस 1 में होगा क्योंकि बीच वाला तो ढके हैं, तो ये फिर -1। ठीक है ना, और फिर प्लस, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये 1, और फिर इसको घेर लेंगे, इसको घेर लेंगे। अब 1 2 जा 2 और माइनस, और ये खुद -1 आ रहा है तो ये +1। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -1, और फिर -1 के बाद आप ये देखें तो ये -2 आ रहा है और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये 2 1 3 हो गया और 3 1 जा 3, तो 3 2 5 और 5 में से 1 गया तो 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइंस, देख लीजिए, कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, है ना, इसका हमको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो आपको भी मालूम होगा कि अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया रहता है, जैसे ax, हमारा प्लेन का इक्वेशन अगर ax + by + cz + d = 0, तो ये कोफिशिएंट जो होते हैं a b c वही हमारे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 3x है + 4y है और + 5z है और -6 = 0 है। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या हो जाएगा क्लियरली 3 4 और 5 जो कोफिशिएंट है। तो 3 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसी के नीचे आपका एक क्वेश्चन ये दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स आर पैरेलल टू द प्लेन x = 0। ठीक है ना, तो x = 0 जो प्लेन होता है, सबसे पहले ये क्लियरिफाई कर लें कि x = 0 प्लेन होगा कैसा। तो x = 0 प्लेन के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप x y z कर्व बना लें, उसके बाद आपको ज़्यादा फील आएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, एक कर्व हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ना x y z। तो अब देखिए एकदम क्लियरली आपको दिखाई देगा कि आप इसे ओरिजिन मान लीजिए, इसे आप x एक्सिस मान लीजिए, ठीक है ना, इसे आप y एक्सिस मान लीजिए, और ये जो बाहर की तरफ निकला है इसे आप z मान लीजिए। तो अगर x = 0 की बात की जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, ये y है और ये z है ना, ये y है ऊपर वाला और ये आपका नीचे वाला क्या है, बाहर जो निकला है z है। यानी कि ये जो फेस देख रहे हैं, ये फेस पूरा ये आपका YZ प्लेन होगा, और YZ प्लेन, इस प्लेन में आप कहीं भी रहें आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसी प्लेन के पैरेलल हमको इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लेन चाहिए, इसका मतलब कुछ इस तरह से ये यहाँ से जो जाए। तो अब सोचिए कि अगर एकदम ध्यान से सोचिएगा कि XZ प्लेन के पैरेलल जब जाइएगा तो निश्चित रूप से x में ही कुछ न जाइएगा, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि XZ जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन x = 1, x = 2, x = 3 होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एकदम पैरेलली रहेंगे YZ प्लेन के। ठीक है ना, डायरेक्टली, क्योंकि XY प्लेन से, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये किनारे पर, इस प्लेन से आप परफेक्टली
1 डिस्टेंस पे होंगे, परफेक्टली 2 डिस्टेंस पे होंगे, परफेक्टली 3 डिस्टेंस पे होंगे, जो भी आपका यहाँ पे प्लेन बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिएगा, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द, ये देखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द 2x - 3y + 4z = 0। तो अगर पैरेलल प्लेन होगा तो यहाँ तक की बातें सेम होनी चाहिए या फिर इनके रेशियो सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x - 3y + 4z होना चाहिए। तो 2x + 3y और +4z कहाँ है, आपका बी ऑप्शन अगर क्लियरली देखें तो बी ऑप्शन होगा, 2x - 3y + 4z, ये हो गया क्लियरली। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि 4x + 3y + z के लंब तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में पढ़े आप तो ये क्लियरली का इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन 4x + 3y - z + 1। अब सोचिए कि दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, अगर हमारा दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये एक प्लेन हो गया और इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे अगर देखें आप, इस प्लेन के ऊपर अगर हमारा एक अगला प्लेन परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, इस यानी कि ये अगर ये नॉर्मल हम बना दें और यहाँ पे इस प्लेन पे नॉर्मल बना दें तो दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, इस पे 90 डिग्री बनाएगा, दोनों का दोनों 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब कि दोनों के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके बीच का एंगल निकाल दें और उसको कह दें कि दोनों वेक्टर का बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। तो पहला प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 4 है, 3 है और -1 है। अब अगला जो प्लेन होगा, मान लीजिए कि हम ये प्लेन का इक्वेशन लिख लें, तो अगला जो हमारा प्लेन होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग का जब मल्टीप्लाई करें तो उसका एडिशन 0 हो। तो मान लीजिए कि हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, तो ऑप्शन में पहला में लिखा हुआ है x - 5y - 11z + 7, इसका मतलब ये 1 हुआ, ये आपका -5 हुआ और ये आपका -11 हुआ। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रॉपर्टी आपका यही होता है, a1 a2 + b1 b2 और +c1 c2 का वैल्यूज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 4 × 1 = 4 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हुआ और यहाँ पे माइनस प्लस 11 × 1 = 11 हुआ। तो साफ देख रहे हैं कि 11 और 4 15 हो जाएगा और 15 - 15 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन। और आप बाद बाकी के ऑप्शन से मल्टीप्लाई करें तो 0 नहीं होगा, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तलाशना पड़ेगा इसका सिलेबस का, टर्म 2 के सिलेबस का क्वेश्चंस। तो बेसिकली अब हम लोग और मिल गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन का, बहुत इजी इंटीग्रेशन दिया है। x⁴2 x का क्या हो जाता है, x⁴2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 + c। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का पावर आप एलसीएम अगर ले लें तो 3 और 2 5/2 होगा और ये नीचे जो 5/2 होगा वो ऊपर अगर आएगा तो उलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2/5 किस में है, बी ऑप्शन में दिख रहा है 2/5 और x⁵2, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। तो i कैप प्लस j कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है कि जो वेक्टर आपको दिया है उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये i कैप प्लस j कैप के अलोंग चाहिए, तो i कैप प्लस j कैप हम वेक्टर लिख दिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट i का कोफिशिएंट स्क्वायर j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया i कैप प्लस j कैप और डिवाइडेड बाई √2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई बात नहीं सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। क्या है, dy/dx + y = 1 और यहाँ पे बोला है कि y ≠ 1 है। इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कि वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y को आरएचएस में भेजते हैं। तो dy/dx हमारा हो जाएगा 1 - y और dx को अगर हम उधर भेज दें और 1 - y तो y का टर्म है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में खींचें, तो 1/1 - y और dy हो जाएगा और = dx। इसी दिन के लिए बोला था कि y जो है हमारा -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि y -1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप
सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड। तो 1/1 माइनस वाई को इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो इसमें y कॉमन ही ले लो, सॉरी माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेके अगर हम आरचेस में भेज दें तो ये इंटीग्रेशन हमारा dy और डिवाइडेड बाई y माइनस 1 होगा, और इसकल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर सकते हैं और ये dx होगा, ठीक है ना। तो फाइनली अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे वो हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं ln y माइनस 1, है ना, ln मॉड में लिखेंगे y माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए आंसर अगर देखें तो सब e के पावर के रूप में दिया है, तो आप इसे एक्सपोनेंशियल में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये y माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे e छुपा रहता है तो e का पावर में आरचेस आ जाएगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस सी। तो y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 प्लस e का पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई नहीं बल्कि इनटू में, है ना, इनटू में हो जाएगा e का पावर c, क्योंकि ये आप जो पावर देख रहे हैं e का पावर माइनस एक्स प्लस e का पावर c है, तो पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेस में, तो यहाँ भी बेस सेम है तो पावर जुट के माइनस एक्स प्लस सी आ ही जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए आप तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए साफ लिखा हुआ है कि y बराबर 1 प्लस, अब देखिए ये जो e का पावर c है इसको आप a बोल सकते हैं, कांस्टेंट एक नया कर लीजिए क्योंकि e का पावर c भी ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे e का पावर माइनस एक्स। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर पहला ही चमक रहा है, y बराबर 1 प्लस a इंटू ई का पावर माइनस एक्स, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग, है ना, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये डिसाइड करिए। तो आपको सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो dy बाई dx के फॉर्म में दिया है और प्लस 2y, बहुत आसान क्वेश्चन, इक्वल टू cos x। आपको मालूम होगा कि ये जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग p बोलते हैं और इसको हम लोग q बोलते हैं। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, e का पावर, सॉरी गलत बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये हो जाता है आपका e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है ना। तो e का पावर में p क्या है हमारा 2 है और आप dx लिखेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 बार और x हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि e का पावर 2x। तो यहाँ पे e का पावर 2x जो पहला आप ऑप्शन देख रहे हैं वही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप बताइए कि 5j क्रॉस 4i क्या होगा, ठीक है। तो आपको भी मालूम होगा कि j क्रॉस है और i है, तो घूमते कैसे हम लोग, क्रॉस लेते समय ये i होता है, ये आपका j होता है और ये आपका k होता है। तो आपको j के साथ करना है क्रॉस i का, मतलब j से i पे जाना है। तो आप घूमते तो ऐसे हो i j k, लेकिन अब उल्टा घूमना पड़ेगा आपको, क्योंकि j से आपको i में जाना है, j क्रॉस i है ना। तो सबसे पहले तो माइनस k कैप आएगा और पंचों के 20, तो 20 आया लेकिन माइनस k कैप आएगा, यानी कि माइनस 20 k कैप, यानी कि ये गलत ऑप्शन है जो भी टिक किया है, ये ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन माइनस 20 k कैप। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको फार्मूला बेसिकली मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉइंट x1, y1 और z1 है और एक आपके पास प्लेन है, देखिए अगर आपके पास एक प्लेन है इस तरह का, अगर आपके पास एक प्लेन है इस तरह का और इसके ऊपर आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि इस जो प्लेन का इक्वेशन होता है, अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के फॉर्म का होता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है ये कि x1, y1 और z1 पॉइंट होता है उसको डायरेक्टली डालना पड़ता है। x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 तो by1 और c की जगह पे c और z की जगह पे z1 और d, इसका मॉड लेते हैं और बाई में हम लोग लिखते हैं क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो आपका फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे हमारा 0 0 0 दिया है और ये जो प्लेन का इक्वेशन है वो हमें दिया है 2x माइनस 3y और प्लस 4z और इक्वल टू 6। तो अब डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले आप इस लाइन में जैसे x1 y1 z1 डाले थे उसी तरह से आप 0 0 0 डालेंगे, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, डायरेक्ट
-6 LHS में आएगा क्योंकि RHS में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ये -6 और उसका लेंगे मॉड और बाई √a² + b² + c²। तो a² के का मतलब है 2 स्क्वायर प्लस b² का मतलब क्या है -3 का स्क्वायर और प्लस c² का मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो ये आपका 6 का मॉड है तो 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई में अंडर रूट से देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 2 2 जा 4 और ये 4 4 जा 16। ठीक है ना। तो ये आपका 16 और ना 25 और 4 29, तो अंडर रूट में 29 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सीधे देख लिए आप सी, 6/√29। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंग्लिश वर्जन देखा जाए, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स दिस एंड दिस, ये दोनों प्लेन के बीच का हमको एंगल निकालना है। ठीक है ना। तो उसका क्या फार्मूला होता है प्लेन के बीच का एंगल का, बेसिकली प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दीजिए और उसका मॉड ले लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्लेन 1 है उसका डायरेक्शन रेशियोज़ की अगर बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 1 और -2, तो 2 1 और -2। और P2 प्लेन 2 का डायरेक्शन रेशियोज़ की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 3 -6 और -2, ये होगा आपका 3 -6 और -2। अब देखिए cos थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे मॉड, फार्मूला लिख देते हैं पहले, वो हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाई में जो है हम लोग लिखते हैं अंडर रूट A1² प्लस B1² प्लस C1² और फिर एक अंडर रूट A2² प्लस B2² प्लस C2²। ये फार्मूला होता है cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्टली मॉड के अंदर A1 A2 करेंगे तो 2 गुना 3 करना होगा आपको, फिर प्लस 1 गुना -6 करना होगा आपको, फिर आपका प्लस -2 गुना -2 करना होगा आपको। ठीक है। और डिवाइडेड बाई में आपको लिखना होगा अंडर रूट में A² का मतलब ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस फिर से -2 का स्क्वायर, फिर एक अंडर रूट में लिखना होगा आपको 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली और प्लस 2 का स्क्वायर। तो अगर आप cos थीटा का वैल्यू देखें तो आपका cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइएगा। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ऊपर देखिए 3 2 जा 6 -6, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 दूना के 4 माइनस माइनस प्लस, तो मॉड का भी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर 2 दूना के 4 और एक 5 और 2 दूना के 4, तो 9 हो गया, यानी कि यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से देखिएगा 6 6 जा 36 और 2 2 जा 4, तो 40 हो गया और 3 3 जा 9 49 का अंडर रूट रहेगा तो 7 बाहर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स 4/7 3 जा 21, है ना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, cos इनवर्स 4/21। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 एंड -2। अब ये अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग को यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 के डिवाइड में इसी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर वही -1 में भी हम लोग इसी नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर कॉमा लिख के -2 लिखेंगे और उसमें भी हम लोग इसी से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली 2 के डिवाइड में क्या आएगा देखिए, ये 2 दूना के 4 2 दूना के 4 8 और एक 9, यानी कि 3 आएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा क्योंकि 9 का अंडर रूट है ना। तो बगल में -1 के भी बाई में हम लोग 3 लिखेंगे और फिर -2 के भी बाई में हम लोग 3 लिखेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये क्लियरली आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 2/3 -1/3 और -2/3। ठीक है ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मल्टीप्लाई डॉट के लिए। तो आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे आपका आई कैप है और यहाँ पे -2 आई कैप है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 हो जाएगा, फिर प्लस -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो इसका मतलब कि -2 × 4 होगा और फिर प्लस में आपका 5 × 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 फिर -4 2 जा 8 और +10। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 to 10 ये भी माइनस में ही है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है x × e⁻²x, तो इसमें आप क्या लगा दीजिए बाई पार्ट, x × e⁻²x है,
इसमें बाई पार्ट लगा दीजिए, इसे आप u मान लीजिए, इसे आप v मान लीजिए, क्योंकि आइलेट में भी आपका क्या होता है, आइलेट को अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को भी मानेंगे, अलजेब्राइक है ना हमारा x, इसे u मानेंगे, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है उसे यूज करें। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स, अगर रहता है तो हम लोग u को बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन क्या करते हैं, v डी एक्स का, फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन यानी u डैश, और ये जो इंटीग्रेशन है v डी एक्स का वो रहेगा, और वापस से इस पूरे फंक्शन को हम लोगों को इंटीग्रेट करना होता है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ पे हम u माने हैं तो u हमारा क्या होगा, x की तरह यूज होगा, तो x एज इट इज़ बाहर, और e का पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, जानते हैं आप, तो e का पावर 2x/2 होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डैश, u का डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो u आपका x था तो x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप करे ही हैं, e का पावर 2x/2, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग x/2 आया है और e का पावर 2x ये लिखिए, और देखिए ये 1/2 बाहर, और वापस से e का पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 वापस आएगा, और प्लस c। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कॉमन्स है ना, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जब लेंगे तो ज़रा बताइएगा कि एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे अगर एलसीएम देखिया जाए तो ये 2 दूना के 4 है, तो आपका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x और e का पावर 2x, फिर माइनस 4 से 4 कट गया है तो यहाँ पे e का पावर 2x, और प्लस ये जो c है ना आप इसको k की तरह यूज करें, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह कांस्टेंट ही दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, e का पावर 2x दोनों में कॉमन है, तो वापस से अगर आप e का पावर 2x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका, ये 2x और -1 और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस k, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा सही है, e का पावर 2x और 2x - 1 और बाई 4, पहला ऑप्शन ही आप साफ देख रहे हैं, 2x - 1 कॉमन है ना, और e का पावर 2x/4, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है 2 वेक्टर्स का, तो ये भी आप जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि i के कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 होगा, j का कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका -3 × 2 होगा, फिर k का कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 5 × 2 होगा, तो ये 5 × 2 = 10, ये -6 और ये 2 × 2 = 4, है ना। तो आपका ये 4 है और ये -6 है तो -2 होगा, और -2 और +10 यानी कि 8 होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी आपका ए ही सही हो जाएगा, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन पूछा है -π to π, और ये जो दे दिया ये ऑड फंक्शन है। आपको मालूम है कि 10 के अंदर अगर हम -x डालते हैं तो -10x हो जाता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा इसका, है ना। ऑड फंक्शन का अगर -a to a अगर इंटीग्रेशन रहता है तो 0 हो जाता है आंसर। उसी तरह से ये क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो ये भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि आपको मालूम है कि sin³ है, तो अगर हम इसमें x की जगह पे -x डालें तो क्यूब के वजह से -sin x तो आएगा ही, इसका पावर अगर क्यूब है तो माइनस को बाहर कर देगा, तो ये भी आपका ऑड फंक्शन हो गया। और अगर ऑड फंक्शन हो गया तो वापस -a to a इंटीग्रेशन दिया गया है, तो अगर -a to a देगा इंटीग्रेशन तो वापस से 0, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कुछ खास, है ना, देखा जाए इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है ऑप्शन वाइज भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज भी आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। तो अगर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो इसका मतलब कि अगर ये इंटीग्रेशन है तो ये चेक कर लीजिए कि सबको बारी बारी से ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन से 1/e⁻x + e⁻−x जनरेट होता है, ठीक है ना, कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन वाइज चेक किया जाए क्या, या इंटीग्रेट कर दिया जाए। अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का फ़ायदा उठाया जाए, वैसे इंटीग्रेशन दोनों तरीक़ा से बता देते हैं आपको हम। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन को ही हम लोग डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/e⁻x + e⁻−x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले 1/1 + x²। तो x की जगह पे आपका e⁻x है तो ये e⁻2x हो जाएगा, और अंदर घुसेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। तो ये तो होने से नहीं रहा, क्योंकि 1/e⁻x + e⁻−x को अगर रीअरेंज भी किया जाए तो हो सकता है क्या, देखा जाए। सबसे पहले अगर यहाँ पे e⁻x है और इस वाले e⁻−x को अगर हम 1/e⁻x लिख दें तो बहुत बढ़िया है।
अब बाई 1 करके एलसीएम ले लें अगर, तो ये ई का पावर एक्स एलसीएम आएगा और यहाँ पे आपका ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स होगा, ठीक है ना। तो ई का पावर एक्स का स्क्वायर होगा, यानी कि ई का पावर 2x तो होगा ही +1, और ये वापस से 1 के डिवाइड में आएगा तो वापस से ये ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स और बाई ई का पावर 2x + 1 आया हुआ है, वो ये तो आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अब अगर आप प्रॉपरली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये इंटीग्रेशन ई का पावर tx है, और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एलसीएम अभी हम लिए थे तो आपका आया हुआ था यहाँ पे ई का पावर x और यहाँ पे ई का पावर 2x + 1। तो वापस से आप क्या कर लें इसमें कि ई का पावर x को या ई का पावर 2x को t मान लें। तो ई का पावर 2x को t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर 2x × 2 dx = ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, या एक काम करें, ई का पावर x को ही मानेंगे तो भी फायदा होगा। ई का पावर x को ही मान लीजिए आप, सॉरी यहाँ पे ई का पावर x को ही क्या मान लीजिए t, तो ई का पावर x dx = क्या हो जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर dx को क्या लिख देंगे dt, और नीचे ई का पावर 2x है तो ई का पावर x को t माने हैं तो ये t² + 1 होगा। इसका मतलब 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि tan इनवर्स t होता है, और t की जगह पे आप क्या मानेंगे ई का पावर x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ई का पावर x। यानी कि फाइनली आपने देख लिया कि हमने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और सेम आंसर आया, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बारी बारी से आप इंटीग्रेट ही कर दो, बारी बारी से आप इंटीग्रेट कर दो, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर 4 है और तो 4 कांस्टेंट की तरह बाहर कर लीजिए, और ई का पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई का पावर 3x / 3, फिर +1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और +c। तो आप देख लीजिए एलसीएम लिया हुआ है शायद, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं। बिल्कुल, तो कर लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 × ई का पावर 3x + 3x और +c। तो ऑप्शन इधर छुपा हुआ है शायद, देखना पड़ेगा। बिल्कुल आंसर छुपा हुआ था, आपका आंसर यही है, ठीक है ना। ये साफ आप देख भी रहे हो, अभी भी अगर आप इंटीग्रेट करो तो साफ देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, साफ देखोगे कि ये 4 और ई का पावर 3x का क्या हो जाएगा, ई का पावर 3x/3, तो ये और ये 1 का x, तो हमने ये दोनों कर ही दिया था। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब कि फालतू का क्वेश्चन इन्होंने दिया है। √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 1/2 + 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, तो ये 3 × ये आप जानते हैं कि x का पावर ये हो जाएगा 1 और आधा 1.5 का मतलब 3/2, और 3/2 को उल्टा करके ऊपर करेंगे, क्योंकि नीचे आपका जो ये आएगा 3/2 वो 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 2 × x का पावर 3/2 और +c यानी कि k। तो ये हो गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx / √1 - x², डायरेक्ट इन्होंने फार्मूला ही पूछ रहा है, कितना होगा sin इनवर्स x + c, यानी कि sin इनवर्स x + k, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि ये 4 कॉमन ले लीजिए ज़बरदस्ती, या फिर इसे आप 2 × ऐसे कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर 2 हो गया तो ये x रहता है x², 1/1 + x², तो tan इनवर्स होता है, तो इसका भी आपका tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स 2x। लेकिन फाइनली आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट आप जानते हैं कि 2 हो चुका है, तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x + c। तो tan इनवर्स 2x + c आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, आपका ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्योंकि cos² x + sin² x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर ये ऊपर वाला क्वांटिटी 1 हो जाएगा और 1/cos x है, यानी कि 1/cos x sin x हो जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन जो है आपका क्या हो जाता है, -cos x + c। तो -cos x + c आपका अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो यही होगा, है ना, देख रहे हैं ना आप, k - cos x, तो बिल्कुल c को हम k लिख सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है,
अब देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार फालतू का, हमको भी सॉल्व करते करते मतलब क्या करें हम। 3dx का पूछ रहा है तो 3 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x हो जाएगा प्लस c, यानी कि 3x प्लस k, हो गया ना खत्म कहानी। a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं हमारे सिलेबस में अभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग 66 पे पहुँचे हैं और ये आपका इंटीग्रेशन डेफिनेट दिया है, तो यहाँ पे x का पावर रूट है तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो अगर आप देखें तो x का पावर ऊपर में हो जाएगा 1 और आधा, यानी 1.5, 1.5 का मतलब 3 का आधा, और नीचे जो होगा वो 2/3 हो जाएगा इधर, क्योंकि नीचे 3/2 होगा। तो फाइनली ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना। तब 4 डाला जाए, सोचना क्या है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/3 और x की जगह पे 4 रखेंगे और 4 का पावर 3/2 और माइनस फिर से 2/3 और x की जगह पे आप 1 डालेंगे तो 1 का पावर 3/2। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2/3 हुआ और इसको आप 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर 3/2 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा डायरेक्टली, ये तो 1 का पावर में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 2/3 डायरेक्टली होगा। तो आप ये 2 से 2 काट सकते हैं और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8 और ये 2 8 दूना के 16/3 और माइनस 2/3, यानी कि 14/3, यानी कि पहला ही ऑप्शन, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहला ही दिए रखा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द लाइन दिस देन, कह रहा है कि एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल है। सोचिएगा ये हमारा प्लेन है, मान लीजिए ये कुछ इस तरह का प्लेन आप देख रहे हैं और एक हमारे पास लाइन है, लाइन और प्लेन दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो क्या होगा, आपको भी मालूम होगा कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो आपके पास तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो अगर प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हुआ और ये लाइन हमको एल दिया गया था तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होंगे। तो लाइन का भी डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 है, 4 है, 6 है, तो ये आपका 3, 4, 6 लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो गया। और प्लेन के नॉर्मल का ही हमेशा दिया रहता है, तो प्लेन के नॉर्मल का इन्होंने एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट करोगे आप तो ये ए बी सी हो गया। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई 0 है ना। तो ये 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी और प्लस 6 इंटू सी इक्वल टू 0। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन 3a प्लस 4b प्लस, नहीं बी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन 3a प्लस 4b प्लस 6c इक्वल टू 0, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि आपको इफ़ अ लाइन x माइनस 2 है ना, आप देख सकते हैं कि इफ़ द लाइन दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन। अब दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो क्या कहानी बनेगी, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे से क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि रेशियो सेम होना चाहिए। अगर दो लाइन अगर आपके पास ऐसे पैरेलल हो जाएं तो निश्चित रूप से दोनों का डायरेक्शन रेशियोज एकदम कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि ए के साथ आप 4 का डिवीजन ले लीजिए, बी के साथ आप 2 का डिवीजन ले लीजिए, सी के साथ आप 3 का डिवीजन ले लीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं a/4 इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रिलेशन अगर देखा जाए तो हमको लग रहा है कि सी ऑप्शन दिख रहा है, a/4 b/2 और c/3 बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हो गए सॉल्व, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका वापस से ये 69 नंबर जो है वो आपका STP पूछ रहा है। तो आपको भी मालूम होगा कि अगर ये डॉट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने और यहाँ पे क्रॉस दे रखा है, मतलब डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, संकोच किस बात की। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रखेंगे, सबसे पहले वेक्टर का कंपोनेंट, तो i j k होता है तो j इसमें मिसिंग है, तो j मिसिंग है तो 2 और j का कोएफिशिएंट 0 लिख देंगे और ये 3 कर देंगे। फिर इसमें 1 1 4 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 1 1 और ये 4 और यहाँ पे आपका 3 1 7, तो ये हो गया 3 1 7। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ का, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस 4। फिर आपका ये तो 0 ही हो गया तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये सारे जीरोस हो जाएंगे कुछ भी हो, प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, तो 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, तो ये 7 में से 4 गया 3 3 दूना के 6 और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका -2 आएगा,
तो -6 होगा, यानी कि फाइनली आंसर आपका 0 ही होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन आपको दिया है π/2 से π/2 तो 0। अगर ये -π/2 होगा तब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर ये π/2 से लेके π/2 तक ही इंटीग्रेशन दे रहा है, मतलब सेम फंक्शन से सेम फंक्शन तक, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। और अगर माइनस होगा तो आपको फिर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से बनाना होगा, तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ माइनस है क्योंकि साफ क्लियर फोटो है इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो लाइन है एक्स एक्सिस, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक्स में तो 1 होगा, वाई में 0 और जेड में 0। तो कह रहा है कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो भैया 1 + 0 का सम निकालेंगे तो भी तो 1 ही आएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 2 -3 -1, है ना। सब अगर आप देखें तो साहब वो बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम 2x - 3y + z + 7 = 0 फ्रॉम इतना। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपका पॉइंट का नाम क्या है 2 -3 और -1, और जो आपका प्लेन है तो प्लेन तो आपका यही है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम हुआ कि कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। डायरेक्ट इस प्लेन के इक्वेशन में जो कि आपको दिया है 2x - 3y और +6z, और बराबर के इधर लेके आ जाइए, वैसे इधर ही है, = 0, और पॉइंट को इसमें पुट किया जाता है और बाई √a² b² c², तो d आपका हो जाएगा, इस पॉइंट को पुट करेंगे मॉड लेके तो 2 × 2 होगा, फिर -3 है, y की जगह पे आपको -3 करना होगा, फिर +6 × z है, z की जगह पे -1 करना होगा, और पहले से +7 और डिवाइडेड बाई, तो ये √ आपका ये 2², फिर प्लस ये 3² कर दीजिए, माइनस का कोई औचित्य नहीं है, फिर ये 6²। तो ये अगर आप देखें तो ये 2 दूना के 4 और ये 3 3 जा 9, तो ये भी दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो गया, और -6, तो 13 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 7, और 7 14, तो ऊपर बच गया 14, और नीचे देखिए ये आप देखिएगा तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 13, या फिर ऐसे कर लीजिए, चाचा के 36 हुआ, 36 और ये 2 दूना के 4, 36 4 40 और 3 3 9, यानी कि √49, तो 7 बाहर आएगा, तो 7 दूना के 14, यानी कि सिंपल 2 यूनिट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं बल्कि हमसे पूछ रहा है ऑर्डर। तो ऑर्डर तो आप जानते हैं, जो हायर ऑर्डर होता है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, वो उसको बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर d2y/dx² है, और कोई टर्म नहीं है जो इससे ज़्यादा ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। फिर इंटीग्रेशन ऑफ आपका अगला है 1/x, तो ln mod x + k हो जाता है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा आपका। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x है, तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x + c, है ना, -cos x + c, तो आपका -cos x + c कहाँ है, ये है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, -cos x + c। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ cos 6θ है, तो ये sin 6θ बाई, देखिएगा ध्यान से, sin 6θ और डिवाइडेड बाई 6 करते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमको लग रहा है कि इसका ऑप्शन डी होगा, है ना, sin 6θ/6 और +k। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछा है 10 to x, तो 10 to x का क्या हो जाएगा, ln mod sec x बोलते हैं, तो ln mod sec x और डिवाइडेड बाई 2 लिखना होगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि आपके x का जो कोफिशिएंट दिया है वो आपको 2 दे दिया है, तो ln mod sec x लिखेंगे लेकिन बाई 2 करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, ln mod sec 2x डिवाइडेड बाई 2। अब x² का अगर इंटीग्रेशन करें तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, वापस से x³ 3, और उसमें आपको पुट करना होगा फ्रॉम 0 to 1, तो 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपका 1/3 होगा, 0 पुट करेंगे तो 0, यानी कि 1/3, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन sin x का करना है 0 to π/2, तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए हाफ होता है, डायरेक्ट आंसर हाफ लिख के आगे बढ़ जाएं। हाफ तो इसमें है भी नहीं, sin x फंक्शन जो है वो 0 है और ये π/2 है, अच्छा नहीं, ये आपका 2 होता है, तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 आंसर हो जाएगा। आपको करके भी दिखा देते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जो sin x आप देखते हैं, sin x का इंटीग्रेशन तो पहले कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा -cos x
कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, तो 0 से π/2 तक। तो पहले आप π/2 डालेंगे और फिर आप 0 डालेंगे। तो जब आप π/2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 0 होता है। फिर माइनस के साथ cos 0 डिग्री डालेंगे तो cos 0 डिग्री 1 होता है। तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और cos 0 डिग्री 1, यानी कि 1 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन a टू बी e का पावर x है। तो e का पावर x का तो इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, और कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम a टू b, यानी कि ये e का पावर b माइनस e का पावर a होगा। ठीक है ना, e का पावर b माइनस e का पावर a होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछा है, फालतू का क्वेश्चन है भाई, हम झूठो बना रहे हैं। ये x हो जाएगा और फ्रॉम a टू b, यानी कि आपका b माइनस a हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आगे, x का वापस से इंटीग्रेशन, तो ये x² 2 होगा। ठीक है ना, तो x² 2 हुआ है और ये 0 to 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब आगे देखा जाए, अब देखिए ये इंटीग्रेशन अगर आपका देख रहे हैं तो x² -1 है और नीचे आपका x -1 है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, a + b और a - b लिख सकते हैं, और नीचे x -1 कट जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 है, तो x² 2 + 1x। ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा आपका, x² 2 + x + k है ना, कांस्टेंट तो आप लिखते ही हो, खत्म कहानी। अब देखिए अगला कहानी क्या है आपका, इसमें पूछ रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे, तो वेरिएबल सेपरेबल का खेल है। तो सबसे पहले आप RHS में y को भेज दीजिए, तो y dx = -x dy। अब x को एक तरफ, x के तरफ, y को y के तरफ, तो 1/x dx = -1/y dy। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x बराबर -1/y का -ln mod y, और प्लस आप c की जगह पे ln c लिखें, क्योंकि c भी कांस्टेंट है, ln c भी कांस्टेंट है। अब देखिए एक तरफ करेंगे तो ये ln x प्लस ln y होगा, और बराबर में हमारा ln c होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ln a + ln b का फार्मूला है, तो ln x × y हो जाएगा, और बराबर में हम लोग लिख देंगे ln c। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ln है, यहाँ भी ln है, तो ln को हटा ही दीजिए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x × y = c। तो x × y = c जो है वो सीधा आपका ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 पूछ रहा है आपसे। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - 1 है। दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो पार्शियलाइजेशन से बना सकते हैं और एक डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला है आपका क्या, 1/2a और ln x - 1/x + 1 है ना। तो 1/2a, a का वैल्यू आपका 1 है तो यहाँ पे 1/2 ही होगा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 1 ही होगा। तो आप देख लीजिए 1/2 ln आपका ऊपर में x + 1 है, और यहाँ पे देखिए x - 1 है और x + 1 है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये है dx अपॉन x² + 4। तो ये भी डायरेक्टली आपका फॉर्मूला दिया है ना। आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx / x² + 2²। तो ये कितना हो जाएगा, tan 1 x/a, तो tan 1 x/2 + c, tan 1 x/2 + c, लेकिन 1/a भी होता है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/a भी होता है तो 1/a और tan 1 x/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे 93 का। अगला आपका डॉट है, तो डॉट तो आपका क्या होगा, आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या सही हो जाएगा, सी। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपका 3j.2k है, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन डॉट लेना है तो बस हो गया, कहानी खत्म। कैसे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 3 का डॉट अगर i के साथ लेना है तो i + 0j + 0k कर सकते हैं ना। तो आप डॉट लेंगे तो ये i का अगर i के साथ करें तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, और 5 का भी 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर 3 होगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन 97 पे। तो 97 में क्या कह रहा है, देखिएगा
ये डॉट जो है आपका लेना है किसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ले लीजिए। तो ये आई का कंपोनेंट आई के साथ यानी कि 2, फिर जे का कंपोनेंट जे के साथ यानी कि 3, और के का कंपोनेंट इधर नहीं है तो 0 मान लीजिए, प्लस 0 के, तो 0 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप का। तो मैग्नीट्यूड हो जाता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका 2 छुपा है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 और 1 5 और फिर 4 9, यानी कि अंडर रूट 9 यानी बाहर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका सही हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है आपको बेसिकली, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 है, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। tan इनवर्स x को t मान लीजिए कि tan इनवर्स x जो है वो आपका t है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t tan इनवर्स x को अगर t माने हैं तो इसका डी सी क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो हो जाएगा डी टी। तो tan इनवर्स x को तो t माने थे, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये जो है उसको आप डी टी लिख सकते हैं। और अब उसके बाद आपको ये जो होगा वो हो जाएगा t²/2 प्लस सी, लेकिन फाइनली आपका इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करना होगा। वो कैसे, तो आप देखिए ध्यान से कि ये आपका अगर x रहता है तो ये x बराबर दिया होता है, तो x बराबर दिया होता है तो x का वैल्यू 0 रखिए, t का वैल्यू निकालिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन आपका t पे हो गया था तो यहाँ पे t का लिमिट लिखना होगा, ठीक है ना। आप हमारी बात को तो बिल्कुल समझ ही रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये x है और ये आपका t है, तो यहाँ पे अगर t का वैल्यू निकालना है तो x का बराबर 0 रखिए, तो x को 0 रखिएगा तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है, यानी कि t भी 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 0 to 1 इंटीग्रेट करना था, तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो ये आपका π/4 होगा। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 डालेंगे तो ये आपका π² 4 जा 16 होगा, और 2 पहले से है तो 32 हो जाएगा, 16 2 जा 32 माइनस 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि आप 0 डालेंगे तो ये π² 32, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा π² 32, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग 100 नंबर पे, और 100 भी आपका वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जरा पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को, एक मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ a वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी। तो सबसे पहले आप वेक्टर a प्लस बी निकाल लीजिए, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फिर बाद में निकल जाएगा, है ना। तो फिर जोड़ें आप i को i कंपोनेंट के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो यहाँ पे i है, यहाँ पे 2i है, यानी कि 3i हो जाएगा। j को जोड़ें तो 2j है और ये 1j, तो आपका 3j कैप हो जाएगा, और k कैप इसमें है नहीं तो वो 0 लिख दीजिए आप, 0 k कैप। तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 18, और 18 का मतलब हुआ कि 3 रूट अंडर 2, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी कि 3 रूट 2 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन जितने भी टर्म 2 से रिलेटेड थे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कर लिए। अब सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है सब्जेक्टिव टाइप, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसमें हम लोग इतना ही रहने देंगे, और जो भी आपका वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर इन 3D और इंटीग्रेशन का ज़्यादा क्वेश्चन दिया है तो उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो शीघ्र ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।